हाय एवरीवन। आज हम सीआरबीआई का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 1, जिसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट भी आया हुआ है, वो है बायबैक प्रोसेस फॉर लिस्टेड सिक्योरिटीज को कवर करें। बायबैक प्रोसेस फॉर लिस्टेड सिक्योरिटीज पढ़ते बराबर दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम बायबैक रेगुलेशंस 2018 को कवर करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स गो अहेड। दिस वीडियो इज along with amendment as well as more of the content, so you can read it and cover this concept. The first one is regulation number 4, जो क्या बोलता है, the maximum limit of buyback shall be 25% or less of the aggregate paid up share capital plus free reserves of standalone or consolidated financial statement, whichever is lower. तो आप जिस कंपनी का बायबैक कर रहे हैं उसके स्टैंडअलोन या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनका भी प्राइस कम है, जिनमें भी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स कम है, उसका 25% निकालो, आप मैक्सिमम उतना ही बायबैक कर सकते हो। नेक्स्ट जो बोलता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगर आपको देखना है कि आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स को बायबैक कर सकते हो, वो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होगा। तो ध्यान रखिएगा 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, एंड जो आपका मैक्सिमम लिमिट है बायबैक की वो क्या है, 25% और लेस ऑफ द एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, रेशियो, जो हम कंपनी लॉ के प्रोविजन में भी पढ़ते हैं। कंपनी लॉ के प्रोविजन में हमने आसानी से ये पढ़ा हुआ है कि भाई जो रेशियो है ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट्स एज विथ रिस्पेक्ट टू पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स 2:1 होना चाहिए। 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2:1 का मतलब क्या हुआ, जो आपकी टोटल सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट्स है, that should not be more than twice of the paid up share capital and free reserves. तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये जो 2:1 है ये भी आपको स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चेक करना है। जिनका भी लोअर अमाउंट है उसका 2:1 आप निकालेंगे, चेक करेंगे कि बायबैक के बाद में आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट से 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट है जो अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, वो बहुत इंटरेस्टिंगली ये बोलता है कि जो स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में अगर आपकी कोई सब्सिडरी है जो कि आपकी एनबीएफसी है या फिर नेशनल हाउसिंग कंपनी है, तो आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सक्लूड कर दोगे। भाई क्यों करेंगे, क्यों? क्योंकि इनका काम है ना डेट देना, डेट लेना, डेट में ही ये लोग डील करते हैं, इसीलिए फिर इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। अगर आप ये लाइन देखेंगे, ये लाइन क्या बोलती है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2:1 बेस्ड ऑन द स्टैंडअलोन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरीज दैट आर एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो आप इनके ये जो देख सकते हैं, जो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, आप इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सक्लूड करेंगे और 2:1 देखेंगे। पर अब इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या कोई वैल्यू नहीं है? इसका मतलब बिल्कुल है। इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये सेपरेटली आप 6:1 का रेशियो मैनेज करने के लिए देखेंगे। देखिए नीचे वाला जो पैराग्राफ है प्रोवाइडेड वाला, क्या बोलता है, प्रोवाइडेड द बायबैक सिक्योरिटी शैल बी परमिटेड ओनली इफ all the excluded subsidiaries, the ratio of which is not more than 6:1 on stand alone basis। ये आपको याद रखना पड़ेगा, stand alone basis दिया हुआ है कि 6:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, not more than, मतलब it should be less than। ठीक है, अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ बायबैक पे, जो आपने पढ़ा होगा। मेथड्स ऑफ बायबैक जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से भी हो सकता है या फिर ओपन मार्केट से हो सकता है। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से देखेंगे तो वो बुक बिल्डिंग या फिर स्टॉक एक्सचेंज के मेथड के थ्रू होता है। तो अब अगर हम देखते हैं आगे, ओपन मार्केट की ना कुछ लिमिट्स दी गई है। क्या बोलता है कि भाई ओपन मार्केट में अगर आप बायबैक करेंगे, ओपन मार्केट मोड के थ्रू अगर करेंगे, देन whichever sets out lower amount, का किसका लोअर अमाउंट, स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, ये जो लिमिट्स है ना 15%, 10%, 5%, ये स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैलकुलेट करेंगे और बायबैक उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर मार्च 31, 2023 है तो 15%, मार्च 31, 24 है तो 10%, एंड मार्च 31, 25 है तो 5%। तो अब मैम उसके बाद ओपन मेथड हटा दिया गया है। देखिए मैं ओपन बुक बोल रही हूँ, वाह वाह वाह, ओपन बुक तो नहीं हटा सकते ना। तो ओपन मार्केट जो है वो है, ओपन मार्केट का मेथड स्टॉक एक्सचेंज ने रिमूव कर दिया।
कि भाई नहीं, अब हम ओपन मार्केट वाला जो वे है उसके थ्रू बायबैक नहीं करेंगे। अब आगे आते हैं। कंपनी शेल नॉट बाय बैक इट्स शेयर सो एज टू डीलिस्ट इट्स सिक्योरिटीज। कोई भी कंपनी डीलिस्ट करने के लिए बायबैक नहीं करेगी। डीलिस्टिंग शुड नॉट बी द मोटिव, ठीक है। कोई भी कंपनी, नेक्स्ट जो मैं पॉइंट बोल रहा है, कोई भी कंपनी जो है वो बायबैक ना ही कोई नेगोशिएटेड डील के थ्रू करेगी, ना ही कोई स्पॉट ट्रांजैक्शन के थ्रू करेगी, ना ही कोई प्राइवेट अरेंजमेंट करेगी। नेगोशिएटेड डील मतलब सब्जी मंडी नहीं समझना है कि हाँ भाई हम इतना देंगे, हम इतना लेंगे, या ये प्राइस है, ये ऐसा है वैसा, नहीं, आपको नेगोशिएशन नहीं करना है। स्पॉट ट्रांजैक्शन जो कि यूजुअली शेयर मार्केट में जब हम शेयर्स खरीदते तो स्पॉट ट्रांजैक्शन है, एक मिनट कुछ और प्राइस था, दूसरे मिनट बदल गया, एक ही मिनट में प्राइस एक्सचेंज हो गया, नहीं चलेगा, स्पॉट ट्रांजैक्शन नहीं चलेगा। प्राइवेट अरेंजमेंट नहीं करना है कि आपस में अपने प्राइवेट पार्टीज के साथ में डीलिंग कर लिया और आप बोल रहे हैं अब हम बायबैक करेंगे, नहीं। तो ये तीन तरीके हैं, स्पॉट मार्केट, स्पॉट ट्रांजैक्शन, प्राइवेट अरेंजमेंट और नेगोशिएटेड डील के थ्रू बायबैक नहीं होगा। अब आगे आते हैं। कंपनी शैल नॉट मेक एनी ऑफर ऑफ बायबैक within a period of 1 year from the date of expiry of the buyback of the preceding offer। जिस दिन आपका बायबैक खत्म होता है उस दिन से लेकर के 1 साल तक आप वापस कोई बायबैक नहीं करेंगे। वो नहीं होता कोई महंगी चीज पेरेंट्स दिला देते हैं तो बोलते भाई आज खरीद ली, अब साल भर शांति रखना। जैसे कोई महंगा फोन खरीद लिया, मान लो आईफोन खरीद लिया, और बोलते हैं कि भाई 2 साल कम से कम चलाना, तो बस वही है, अगर एक बार बायबैक कर लिया तो 1 साल आप शांति रखना है, अब आप बायबैक का बात नहीं करेंगे, ये है। अब नेक्स्ट आते हैं। कंपनी शैल नॉट अलाउ बायबैक unless the consequent reduction of share capital is effective। ठीक है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जो है वो होना चाहिए, नहीं तो फिर बायबैक करने का क्या ही लॉजिक रहा अगर आपका शेयर कैपिटल रिड्यूस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कंपनी जो है अपने बायबैक का पैसा कहाँ से देगी, कुछ तो होना चाहिए बायबैक का पैसा देने के। तो ये 3 मोड है, प्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड प्रोसीड्स ऑफ द इश्यू ऑफ एनी शेयर्स। अभी फ्री रिजर्व्स क्या है आपको पता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपको पता है प्रीमियम मेंटेन करके रखते हैं। लास्ट जो है प्रोसीड्स ऑफ द इश्यू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने कोई शेयर इशू करके जो पैसा अर्न किया है, द मनी विच यू हैव अर्न्ड बाय इशूइंग शेयर्स कैन आल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर buybacking the shares, provided the money which was earned by issuing that shares will not be utilized for buybacking the same shares। मतलब जिस शेयर्स को इशू करके आपने जो पैसे कमाए हैं, आप वही पैसे उसी शेयर को वापस बायबैक करने के लिए नहीं कर सकते यूज। ठीक है, आगे देखिए, देखो ये यहाँ पे दिखा है, नो सच बायबैक शैल बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एनी अर्लियर इशू। अर्लियर इशू से आप यूज नहीं करेंगे, जो पैसा आपने उस प्रोसीड्स या उस शेयर्स को इशू करके जो प्रोसीड अर्न किया है। अब आगे आइए, देखिए, नो कंपनी शेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर। अभी मैं जो ये 3 पॉइंट बोलूंगी, ये आप बताइएगा कि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट रिलेटिंग प्रोसीजर है ना, या प्रोसेस जो है, जो बोलता है भाई कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करवाएगी अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू, या फिर अगर उसने कोई डिपॉजिट पे करने में डिफॉल्ट किया। आप ये प्रोविजंस मुझे मेरे कमेंट में बताइए, कंपनीज एक्ट का कौन सा प्रोविजन ये कहता है। चलो भैया यहाँ पर आ जाओ, ये क्या बोलता है, कंपनी जो है इट शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स। वो खुद के शेयर्स किसी सब्सिडी कंपनी के थ्रू परचेज नहीं करेगी, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू परचेज नहीं करेगी, और अगर उसने कोई डिफॉल्ट किया है किसी भी इंटरेस्ट को या फिर किसी भी डेट को पे करने के लिए, तो फिर वो बायबैक नहीं कर सकता। डिफॉल्ट डेट का भी हो सकता है, डिपॉजिट का भी हो सकता है। अब देखिए बात क्या हुई, अगर जैसे मान लो अगर आप अपनी ही कंपनी सब्सिडी कंपनी के थ्रू शेयर्स खरीद रहे तो आप ऐसे बायबैक नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू नहीं कर सकते, या फिर अगर आपने डिपॉजिट या फिर किसी डेट को पे करने में डिफॉल्ट कर दिया या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं दिया है और 3 साल अगर नहीं हुए उस डिफॉल्ट को, तो फिर आप बायबैक नहीं कर सकते। पर अगर मैडम 3 साल से ज्यादा हो गया तो बिल्कुल आप बायबैक कर सकते हैं। एक गलती की सजा थोड़े ही दिन तो मिलती है, बस वही वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई 3 साल तक कर सकते। आगे आइए, देखिए अब नेक्स्ट आएंगे हम रेगुलेशन 5 में, जो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स कंप्लायंस की बात करता है बेसिकली।
वो क्या बोलता है, द बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय इट्स कंपनीज आर्टिकल, कंपनीज आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से बायबैक ऑथराइज्ड होना चाहिए, हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। बट अगर 10% से कम है जो आपका बायबैक है, वो टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल या एंड फ्री रिजर्व्स के जो टोटल है उसके 10% से कम है। अब आप बोलेंगे मैम स्टैंड अलोन की कंसोलिडेटेड, तो मैंने बता दिया स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड विच एवर इज लोअर, तो 10% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से जो कम है, आप उसको बायबैक विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन आराम से कर सकते हैं। लास्ट वाला जो है, it has to be obtained prior consent of its lenders in case of breach of any covenant. Covenant मतलब कॉन्ट्रैक्ट का कोई क्लॉज, तो कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज लेंडर्स का जो है, लेंडर्स के साथ में जो आपने साइन किया, ये बोलता है कि भाई बायबैक करने से पहले आप हमसे परमिशन लीजिएगा, विदाउट आवर परमिशन यू कैन नॉट कंडक्ट एनी बायबैक, तो उस केस में आपको लेंडर्स का प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा। सेम अगर एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, देन विद इन 1 ईयर आपको बायबैक कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि भाई रेजोल्यूशन पास हो गया ना, अगर आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया है या तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, तो भाई अब आपको 1 ईयर में बिल्कुल से अपना बायबैक कंप्लीट करना है। एक बार जब बायबैक कंप्लीट हो जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को और बोर्ड को एक रिटन फाइल करेंगे विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज के पीरियड के अंदर में हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि यू सी वी हैव कंप्लीटेड अवर बायबैक। A copy of resolution shall also be filed with the board and the stock exchanges where the shares are listed within 7 days from passing of resolution. बोर्ड से क्या समझते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे बोर्ड मतलब सेबी। अगर कैपिटल बी है तो वो बोर्ड मतलब सेबी की बात कर रहा है। अगर मैं इंश्योरेंस में बोर्ड यूज करूंगी तो वो आईबीबीआई की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो वो क्या बोल रहा है कि बोर्ड एंड स्टॉक एक्सचेंज को भी हम खबर पहुंचा देंगे या वी विल इंटीमेट विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्या है? वेयर द बायबैक इज फ्रॉम द ओपन मार्केट ईदर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज या फिर बुक बिल्डिंग। अगर हम ओपन मार्केट की कोई भी 2 प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्राइस जो रहेगा वो हम इंटीमेट बिल्कुल करेंगे। अब आगे आइए, जो प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करता है वो क्या बोल रहा है, देखिए। इन केस अ बायबैक इज थ्रू टेंडर ऑफर, तो 1 डे हम प्राइस डिटर्मिनेशन पे आ रहे हैं, नेक्स्ट उसमें वही डिस्कस करेंगे, पर पहले देख लीजिए 7 डेज वाला आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है? इन केस ऑफ अ बायबैक इज थ्रू टेंडर ऑफर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स may till 1 working day prior to the record date increase the maximum buyback price and decrease the number of securities proposed. पर अगर टेंडर ऑफर में कर रहे हैं ना तो एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी दिए। क्या दिए? कि आप अपना बायबैक प्राइस बढ़ा सकते हैं और जो नंबर है उसको कम कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो अगर आप टेंडर ऑफर में करें तो आप अपने बायबैक के ऑफर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप बायबैक प्राइस को बढ़ाएंगे और नंबर को आप कम भी कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है? A company authorized by a resolution passed by the board of directors shall file copy of resolution with the board and the stock exchange where the shares are listed within 2 working days. बिल्कुल 2 working days में दे देना है। और unpublished price sensitive information जिसके पास भी है यूपीएसआई, वो इनसाइडर बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। अब आइए रेगुलेशन 6 पे, जो क्या बोलता है? बायबैक फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स थ्रू टेंडर ऑफर। अब ओपन मार्केट का नेक्स्ट रेगुलेशन तो पढ़ना ही है, पर इससे पहले टेंडर ऑफर में अगर करेंगे तो कैसे होगा? टेंडर ऑफर में देखिए वो क्या बोल रहा है, कोई भी कंपनी जो है वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करेगी, पर भाई स्पेशल रिस्पेक्ट दी गई है। किसको दी गई है स्पेशल रिस्पेक्ट? स्मॉल शेयर होल्डर्स। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है इट इज रिजर्व्ड फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स। स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनीज है, देख कर आओ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। ठीक है? अब देखो वो क्या बोल रहा है, 15% ऑफ द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंटाइटल्ड एज पर देयर शेयर होल्डिंग व्हिचएवर इज हायर, उतना अमाउंट हम स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व करके रखेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ मैम? देखिए वापस बताती हूँ, कोई भी जब टेंडर ऑफर में बायबैक होता है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है। ठीक है?
पर स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए हम हायर ऑफ द टू को रिजर्व करके रखें। अब हायर ऑफ द टू मतलब 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज और द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंटाइटल्ड एज पर देयर शेयर होल्डिंग। अब मान लो 1000 शेयर कंपनी बायबैक करने वाली, तो उसका 15% या फिर पर शेयर होल्डर जिसको जितना मिल रहा है, whichever is higher, आप उतना रिजर्व करके रखेंगे स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए। क्लियर है? समझा? चलो अब नेक्स्ट है पब्लिक अनाउंसमेंट। भाई पब्लिक अनाउंसमेंट कैसे करें? पब्लिक को इंटीमेट तो करना पड़ेगा ना कि बायबैक होने वाला है। तो एवरी पब्लिक अनाउंसमेंट शैल बी मेड विद इन 2 वर्किंग डेज कि हमारा जो रिजल्ट आ गया है कि एंड वी शैल बी बायबैकिंग द शेयर्स। अब टू पब्लिक अनाउंसमेंट क्या करेंगे? बोर्ड के पास में फाइल करेंगे। बोर्ड के पास में ये 3 चीजों के साथ फाइल करते हैं जो बॉक्स में दिया हुआ है। पहला क्या है? लेटर ऑफ ऑफर कंटेनिंग द डिस्क्लोजर जो शेड्यूल 3 के हिसाब से है, एंड एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कि भाई हम बायबैक कर भी रहे और हमारे पास इतना पैसा देने के लिए है बायबैक में जितनी की जरूरत है। अब शेड्यूल 2 क्या बोलता है? जो भी डिस्क्लोजर्स और जरूरत है बायबैक के लिए, द पब्लिक अनाउंसमेंट शैल बी साइन्ड एंड डेटेड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय इट्स मैनेजर और सेक्रेटरी। ये लोग साइन करेंगे एंड नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स शैल साइन, वन ऑफ whom shall be MD। ये बड़ा कॉमन पॉइंट है जो हर जगह यूज होता है, तो भाई ये लोग साइन करेंगे। नेक्स्ट क्या? पूरे डिस्क्लोजर और मटेरियल फैक्ट्स का डिस्क्लोजर रहेगा एंड डिस्क्लोजर ऑफ रेलेवेंट डिटेल्स एंड ऑब्लिगेशंस। अब आगे आते हैं। आगे क्या बोल रहा है? ऑफर प्रोसीजर एज पर रेगुलेशन 9। प्रोसीजर को थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है। देख, कंपनी क्या करेगी? एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर देगी कि भाई इस रिकॉर्ड डेट पे हम पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द लेटर ऑफ ऑफर along with the tender offer shall be dispatched to all the securities holder who are eligible to participate in the buyback offer। कोई भी लेटर ऑफ ऑफर जो है वो सिक्योरिटी होल्डर्स को डिस्पैच कर दिया जाएगा जो भी एलिजिबल है इस बायबैक ऑफर में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब मान लो कोई शेयर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर है जो बायबैक का लेटर ऑफ ऑफर रिसीव ही नहीं करता, उसको पता ही नहीं चलता है, और बाद में उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अच्छा ठीक है, इवन आई एम एलिजिबल टू पार्टिसिपेट एंड आई कैन पार्टिसिपेट, तो नो मैटर वेदर ही हैज रिसीव्ड और नॉट, ही कैन पार्टिसिपेट इन द बायबैक प्रोसेस। ठीक है, आगे वाले पॉइंट में अगर आप रीड करेंगे तो वही ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, an unregistered shareholder may also tender his shares for buybacking by submitting the duly executed transfer deed। जो शेयर होल्डर रजिस्टर्ड नहीं है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आगे देखिए, ऑफर ओपन कब होगा? shall not be later than 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डिस्पैच। जिस दिन डिस्पैच हुआ उस दिन से 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ओपन ऑफर जो है, बायबैक ऑफर जो है वो ओपन हो जाना चाहिए। एंड कितने दिन ओपन रहेगा? shall remain open for the period of 5 वर्किंग डेज। देखिएगा बायबैक में हर जगह वर्किंग डेज की ही बात करी गई है। वाई? क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है तो यहाँ पे वर्किंग डेज की ही बात करी गई है। आप ऐसे आंख बंद करके याद कर सकते हैं कि हाँ मुझे हर जगह वर्किंग डेज लिखना है। तो क्या बोल रहा है? तो ऑफर फॉर बायबैक जब ओपन होगा वो 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच एंड शैल रिमेन ओपन टिल पीरियड ऑफ 5 वर्किंग डेज। आगे देखिए, the shares proposed to be buyback shall be divided in 2 categories। एक तो अपन ने जो रिजर्व करके रखा था, एक जनरल कैटेगरी, वही जो अपन पढ़ा है, ठीक है, वही है। एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग द शेयर्स टेंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंटाइटलमेंट, और जैसे जैसे हम शेयर्स एक्सेप्ट करेंगे प्रोपोर्शनेटली हम सब शेयर होल्डर से एक्सेप्ट करेंगे। अब आगे आते हैं पेमेंट टू सिक्योरिटी होल्डर। भाई पेमेंट कैसे करें? जो पेमेंट है वो कैसे होगा अगर अब बायबैक कर लिया है? तो देखिए, the company shall immediately after the date of closure of the offer open a special account and shall deposit the sum along with 90% of the amount lying in the escrow account। एक बैंक अकाउंट खोलेंगे और उसमें पैसा डिपॉजिट कर देंगे अलॉन्ग 90% ऑफ द अमाउंट जो है क्लोजर ऑफ ऑफर। क्लोजर ऑफ ऑफर कब होता है? 5 डेज के अंदर अंदर होता है, आप उसमें अमाउंट डिपॉजिट कर देंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है? द कंपनी शैल कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ ऑफर रिसीव्ड एंड मेक द पेमेंट and return the remaining shares to the shareholders within 5 working days of the closure of offer। 4 दिन में ऑफर खुलता है, 5 दिन में क्लोज होना है।
उसके 5 दिन के अंदर अंदर आप जब अमाउंट डिपॉजिट कर दिए तो आप वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये एलिजिबल शेयर होल्डर्स है, इसको इतने शेयर्स मिलने चाहिए, जितने नहीं लेने आप बायबैक में आप उतना रिटर्न कर देंगे, बाकी का पैसा दे देंगे, और ये पूरा जो प्रोसेस है ये अगेन 5 वर्किंग डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ ऑफर में खत्म हो जाना चाहिए। अब आ जाते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ बॉडबैक। अब एक्सटिंग्विशमेंट कैसे होगा, देखिए, द कंपनी शैल एक्सटिंग्विश एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय द सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ इशू, द मर्चेंट बैंकर एंड सेक्रेटेरियल ऑडिटर। इन 3 लोगों के बीच के प्रेजेंस में जो भी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रॉय होगा। कौन 3 लोग, रजिस्ट्रार टू इशू, मर्चेंट बैंकर एंड सेक्रेटेरियल ऑडिटर। कितने दिन में होगा, विद इन 15 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर्स। विद इन 15 डेज हम कर सकते हैं बिल्कुल एक्सटिंग्विश। अब मान लो 15 दिन में आप नहीं कर पाए और आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन चाहिए, तो आप 15 दिन से ज्यादा 7 डेज का एक्सटेंशन लेकर उस चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसको डिस्ट्रॉय, शेयर्स को, ठीक है। नेक्स्ट, the certificate by the company shall be issued to the board within 7 days of extinguishment। अब एक सर्टिफिकेट भी तो इशू करना पड़ेगा कि भाई हमने एक्सटिंग्विश कर दिया है, 7 डेज के अंदर अंदर आपको इशू करना है। एंड किसको सर्टिफाई करवाएंगे, किससे सर्टिफाई कराएंगे, रजिस्ट्रार से कराएंगे, और जहां पे रजिस्ट्रार नहीं है वहां पे आप मार्केट से करवा सकते हैं कि देखो हमने बराबर एक्सटिंग्विश कर दिया है। और 2 और मोर डायरेक्टर्स, वन ऑफ whom shall be MD साइन करेंगे और सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी साइन करेगा। अब देखिए ओपन मार्केट में क्या प्रोसेस है, एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस क्या क्या है। एक सेपरेट विंडो ओपन होता है ओपन मार्केट के लिए, जो भी एलिजिबल सिक्योरिटी होल्डर्स है जो फिजिकल शेयर होल्ड करते हैं वो ब्रोकर से अपना वेरिफिकेशन करवा के वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उस शेयर्स को। नेक्स्ट क्या है, जो प्राइस है वो प्राइस कैसा रहेगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द ड्यूरिंग कैलेंडर वीक, जिस कैलेंडर वीक में बायबैक चल रहा है, जिस कैलेंडर वीक में बायबैक चल रहा है आप उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लेंगे, और उसका अदर देन फिजिकल फॉर्म में अगर कोई शेयर्स आए तो आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे उसके प्राइस को, बाकी का प्राइस लेके आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकालेंगे और उस प्राइस का बायबैक कर लेंगे। पर मान लो उस वीक में कोई बायबैक ही नहीं हुआ तो फिर क्या लेंगे, प्रीसीडिंग वीक का लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब आइए रेगुलेशन 2022B में वो क्या बोलता है, द कंपनी मेकिंग द बायबैक शैल डिस्क्लोज द मैक्सिमम बायबैक प्राइस बीइंग अपर एंड ऑफ द प्राइस एंड द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। सबसे पहले जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू हो रहा है तो आपको 2 चीज तो डिस्कस करनी है। पहला क्या कि भाई मैक्सिमम प्राइस क्या है एंड बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स क्या है, सो दैट एक शेयर होल्डर को पता तो चले कि भाई मेरे शेयर होल्डर की मेरी शेयर्स की बुक वैल्यू इतनी है और मेरे को प्राइस इतना ऑफर हो रहा है, तो अपना प्रॉफिट तो निकाल पाएगा। इसी के लिए आपको दोनों चीज डिस्क्लोज करना नेसेसरी। उसके बाद में देखिए, द कंपनी शैल पब्लिश द ऑफर ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बायबैक। ये जो है ना प्राइस का जो भी डिस्क्लोज करना है कि भाई हमारा अपर एंड ये है, बुक वैल्यू ये आपको कब डिस्क्लोज करना है, ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बायबैक। अब प्राइस जो है लोअर वाले का, लोअर एंड कितना रहेगा, अपर तो आप डिसाइड कर सकते हैं जितना भी है, आसमान छूने की लिमिट तो होती नहीं है ना, पर अब लोअर का कैसे डिसाइड करें, जमीन कहां पर है ये डिसाइड करना है। तो अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स है तो आप ये मेथड के थ्रू डिसाइड करें। ये मेथड क्या, जो पॉइंट आपको ए बी दिख रहा है इन दोनों का हायर जो होगा वो आपका लोअर होगा। पहला क्या है, क्लोजिंग प्राइस ऑन द डेट ऑफ नोटिस, जिस दिन आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नोटिस भेजा था कि भाई नाउ वी आर प्लानिंग टू बाय बैक, तो उस दिन जो भी क्लोजिंग प्राइस था वो, नहीं तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस इन 15 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंटीमेट किया गया कि भाई हम बायबैक करेंगे, तो उसके 15 दिन पहले का वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस आप निकालोगे या फिर क्लोजिंग प्राइस ऑफ द नोटिस डेट, और उन दोनों का जो भी हायर है वो आपका होगा लोअर प्राइस। अगर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से आप मेजर करवा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी फॉर ऑल द बायबैक प्रोसीजर। भाई हमने ओपन मार्केट पढ़ लिया, हमने टेंडर पढ़ लिया, तो अब सबके लिए नॉर्मल ऑब्लिगेशन क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कंप्लायंसेस दोनों के अलग अलग थे,
ओपन मार्केट में आप देखिए कंप्लायंसेस कितने डिफरेंट है, प्राइस भी डिस्क्लोज करना है। टेंडर में हमने देखा कि भाई अलग अलग कंप्लायंसेस चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे कॉमन है, रेगुलेशन 24 आपको कॉमन बताते हैं। क्या बोलता है भाई, लेटर ऑफ ऑफर जो है आपका और पब्लिक अनाउंसमेंट जो है वो ट्रू, करेक्ट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करा चाहिए। ट्रू, फैक्चुअल, करेक्ट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा। कंपनी जो है वो अगर एक बार बायबैक कर लेती है तो वो फिर ना ही कोई बोनस शेयर्स इशू करेगी, ना ही कोई एक्स्ट्रा शेयर्स कभी भी इशू कर पाएगी, कभी भी नहीं। पर एक गिवन टाइम पीरियड तक वो इशू नहीं कर सकती। अब वो टाइम पीरियड क्या है देखिए, द कंपनी शैल नॉट इशू एनी शेयर्स ऑफ बोनस till the date of share by way of bonus or any other share by the expiry of the buyback period, till the expiry of the buyback period। जब तक बायबैक पीरियड खत्म नहीं हो जाता। बायबैक पीरियड चालू कब हुआ था, जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ था। खत्म कब होगा, जब सिक्योरिटीज आपकी एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो वो जो आपका बायबैक पीरियड है, आप उस केस में कोई नए शेयर इशू नहीं कर सकते। पर अगर आपका कन्वर्जन ऑफ वारंट का है, अगर आपके कोई स्टॉक ऑप्शंस इश्यूड है, अगर आपके कोई प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होने के हैं, उस केस में आप वो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपका प्री सब्सिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, पहले ही आपने डिसाइड कर दिया था कि भाई ये हम करेंगे। तो अगर आपको कोई प्री सब्सिस्टिंग ऑब्लिगेशन है तो आप उसको बिल्कुल से फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंसिडरेशन हो बायबैक में वो आपको कैश में पे करना है। एक बार बायबैक कर दिया तो आप वापस उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। लास्ट वाला ऑब्लिगेशन क्या है, अच्छा लास्ट की दो बाकी है देखेगा। The promoter or his associates shall not deal in the securities during the period from the date of resolution till the closing of the offer। ऑफर कब क्लोज होता है? ऑफर कितने दिन में क्लोज होता है? 5 days में क्लोज होता है, 5 वर्किंग डेज में क्लोज होता है। तो फिर वो क्या बोल रहा है कि जो भी प्रमोटर है या फिर उसके एसोसिएट्स है, वो जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ वहां से लेके क्लोजिंग ऑफ द ऑफर तक कोई भी इंटर से ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। इंटर से मतलब आपस में भी शेयर्स एक्सचेंज का, शेयर्स बाइंग का, सेलिंग का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। लास्ट वाला क्या है, ना ही वो कोई फर्दर कैपिटल रेज करेगा इन नेक्स्ट 1 ईयर। ये मैंने ऊपर में बताया भाई, एक बार आपने इशू कर दिया तो फिर अब आप अगर आपने पैसे वापस लिए, अगर आपके शेयर्स वापस ले लिए तो अब आप 1 साल तक नए शेयर्स इशू नहीं कर सकते। ऊपर में देखिए, आप टिल बायबैक आप नए बोनस शेयर्स वगैरह इशू नहीं कर सकते और नेक्स्ट एक तक आप कोई भी कैपिटल रेज नहीं कर पाओगे। लास्ट जो है वो रिलैक्सेशन की बात करता है। सेबी ने ना बड़ा अच्छा एक काम किया है आजकल। अगर आप मोस्ट ऑफ द रेगुलेशन, हर रेगुलेशन तो नहीं बनना चाहिए कि एक बार पूरे रेगुलेशन पूरा प्रोसीजर बता देता है, तो बाद में बोलता है भाई किसी को जरूरत है तो हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे बायबैक में भी रिलैक्सेशन देंगे। भैया आपको प्रोसीजर तो पूरा फॉलो करना है, बट अगर आप नहीं कर सकते, आपको दिक्कत है, आपको लगता है कि आपके साथ अनड्यू हार्डशिप हो जाएगी, तो आप हमारे पास आइए और हम आपको रिलैक्सेशन दे देंगे। तो यही कुछ सेबी ने किया। अब देखिए क्या बोल रहा है, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड द सिक्योरिटी मार्केट द रिलैक्सेशन शैल बी ग्रांटेड बाय द बोर्ड फ्रॉम द स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ दीज रेगुलेशन। ठीक है, अब कब ग्रांट करेगा? अगर रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोसीजरल है, भाई खाली प्रोसीजर की बात है, रिलैक्सेशन दे सकते हैं, माफी दे सकते हैं, वो नहीं। आंसर तो सही आया है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, प्रोसीजर में प्रॉब्लम है। आंसर सही, मार्क्स बस वही है कि भाई प्रोसीजर की बात है, माफ कर दो, या फिर अनड्यू हार्डशिप हो जाएगी इन्वेस्टर्स को, तो चलो भाई लेट्स रिलैक्स दिस। नेक्स्ट क्या है, अगर रिलैक्सेशन का करना है तो आपको सेल्फ असिस्टेड एप्लीकेशन फाइल करनी है और फीस कितनी देनी है? नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ ₹50,000। अगर बोर्ड को लगता है कि नहीं भाई हमको जरूरत नहीं है रिलैक्सेशन देने की, तो वो एक रिजेक्शन ऑर्डर पास करेगा। पर रिजेक्शन ऑर्डर में वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको फॉलो करना जरूरी है। इसलिए वो आपको एक बार सुन लेगा कि भाई हम क्यों नहीं रिजेक्ट करें, आप हमको अपना वैलिड ग्राउंड दीजिए। तो ये था आपका बायबैक ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको ये लगा हो कि भाई नहीं मैम ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल आई एम ओपन टू एड्रेस। Please find the description of my Telegram group and channel in the description box, and you can join there, post your query or DM me on Instagram and I will answer your queries. Thank you. Keep studying and keep growing.